दोस्तों, आज की जो कहानी मैं लेकर आया हूं वो सिर्फ डराने के लिए नहीं बल्कि आपकी रूह तक को हिला देने के लिए बनी है। यकीन मानिए, एक बार अगर आपने इस कहानी को आधा सुन लिया तो पूरी सुने बिना रह नहीं पाएंगे। हर मोड़ पर रहस्य, हर शब्द में सस्पेंस और क्लाइमेक्स वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तो अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को हाइप जरूर कीजिएगा और चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका हर एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं आज की दहशत भरी कहानी। मेरा नाम विक्रम शर्मा है। आज से 3 साल पहले जो कुछ मेरे साथ राजस्थान के उस सुदूर गांव में हुआ वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। लोग कहते हैं कि भूत प्रेत नहीं होते, यह सब अंधविश्वास है। मैं भी यही मानता था, लेकिन उस गांव में जो मैंने देखा, जो मैंने महसूस किया, वो मेरे पूरे अस्तित्व को हिला गया। आज भी जब 14 का चांद आसमान में उगता है, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज भी रात में अचानक कोई पायल की आवाज सुनाई दे जाए तो मेरा दिल धक से रह जाता है। और सबसे बुरी बात, मैं आज भी पूरी तरह से निश्चिंत नहीं हूं कि वो सब सच में खत्म हो गया है या नहीं। लेकिन कहानी शुरू से बताता हूं। जुलाई 2021 की बात है। मैंने अपनी बीएड की डिग्री पूरी की थी और नौकरी की तलाश में था। जयपुर में रहता था, एक छोटे से किराए के मकान में। पिताजी की पेंशन से घर चलता था, लेकिन मुझे जल्द से जल्द आत्मनिर्भर बनना था। माँ की दवाइयाँ महंगी थीं और छोटी बहन की शादी भी सिर पर थी। एक दिन अखबार में विज्ञापन देखा, राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग, भैरवपुर प्राथमिक विद्यालय के लिए शिक्षक की आवश्यकता। भैरवपुर, ये नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना था। मैंने गूगल मैप पर ढूंढा। गांव जयपुर से करीब 280 किलोमीटर दूर, जोधपुर की तरफ, लेकिन मुख्य मार्ग से बहुत अंदर। नक्शे में भी मुश्किल से दिख रहा था एक छोटा सा बिंदु। वेतन अच्छा था, 35,000 रुपये महीना, सरकारी नौकरी पक्की। मैंने तुरंत आवेदन कर दिया। अगले हफ्ते ही मेरे पास पत्र आ गया। नियुक्ति हो गई थी। मुझे 15 अगस्त से ज्वाइन करना था। घर में खुशियां मनाई गईं। पिताजी ने कहा, बेटा, गांव हो या शहर, काम ईमानदारी से करना, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। मुझे कैसे पता था कि यह नियुक्ति मेरी जिंदगी बदल देने वाली थी। 12 अगस्त को मैंने अपना सामान बांधा। ज्यादा कुछ नहीं था, 2 जोड़ी कपड़े, किताबें, लैपटॉप और कुछ जरूरी चीजें। माँ ने आंखों में आंसू भरकर मुझे विदा किया। बेटा, रोज फोन करना और वहां किसी से उलझना मत। माँ, मैं पढ़ाने जा रहा हूं, लड़ने नहीं, मैंने हंसकर कहा। 13 अगस्त की सुबह मैं बस से निकला। जयपुर से पाली तक की बस थी। वहां से आगे का रास्ता पूछना था। बस पुरानी थी, सीटें टूटी हुई और हर गड्ढे पर पूरा शरीर हिल जाता था। लेकिन मैं उत्साहित था। नई जगह, नया काम, नई जिंदगी। पाली पहुंचने में 6 घंटे लग गए। वहां से मुझे भैरवपुर के लिए लोकल बस मिली। बस स्टैंड पर जब मैंने टिकट के लिए पूछा तो काउंटर वाले ने मेरी तरफ अजीब से देखा। भैरवपुर? उसने पूछा, आंखें सिकोड़ते हुए। हाँ, भैरवपुर। कोई समस्या है? नहीं, बस वहां बहुत कम लोग जाते हैं। आप पहली बार जा रहे हैं क्या? हाँ, मुझे वहां शिक्षक की नौकरी मिली है। उसने धीरे से सिर हिलाया, कुछ बुदबुदाया जो मुझे समझ नहीं आया, और टिकट थमा दिया। बस 3 बजे जाएगी, वहां शाम तक पहुंच जाओगे। मैं वेटिंग रूम में बैठ गया। बगल में एक बुजुर्ग व्यक्ति चाय पी रहे थे। मैंने बातचीत शुरू की। नमस्ते अंकल जी, मैं भैरवपुर जा रहा हूं। क्या आप उस गांव के बारे में कुछ बता सकते हैं? उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सा भाव आया। भैरवपुर? तुम वहां क्यों जा रहे हो बेटा? मुझे वहां नौकरी मिली है, स्कूल में पढ़ाना है। वो चुप हो गए, कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, बेटा, एक बात याद रखना, वहां जो भी स्थानीय लोग कहें उसे मानना, सवाल मत पूछना, समझे? मैं हंस पड़ा। अंकल जी, आप भी, ये कोई जेल तो है नहीं? जेल से बदतर है बेटा, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। वहां कुछ चीजें हैं जो हम समझ नहीं सकते। बस इतना याद रखना, 14 की रात को घर से बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए। 14 की रात मतलब? लेकिन तभी उनकी बस आ गई। वो जल्दी से उठे और चले गए। मुझे सिर्फ इतना कहा, सावधान रहना बेटा। मैं कुछ अजीब सा महसूस कर रहा था। ये दूसरी बार था जब किसी ने भैरवपुर का नाम सुनकर अजीब प्रतिक्रिया दी थी। लेकिन मैं आधुनिक शिक्षा प्राप्त युवक था। मुझे इन गांव की अंधविश्वासी बातों में यकीन नहीं था। 3 बजे मेरी बस आई। ये और भी पुरानी थी, सिर्फ 15 से 20 सीटें और वो भी आधी खाली। मैं अंदर चढ़ा। ड्राइवर एक मोटा आदमी था, पान चबा रहा था।
कंडक्टर युवा था, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक गंभीरता थी। बस चल पड़ी। पाली शहर की भीड़ भाड़ पीछे छूटने लगी। सड़क पक्की थी, लेकिन संकरी। दोनों तरफ रेतीले मैदान, कहीं कहीं बबूल के पेड़। आसमान साफ था, लेकिन धूप तेज। करीब 1 घंटे बाद बस एक छोटे से कस्बे में रुकी। कुछ लोग चढ़े, कुछ उतरे। मैंने कंडक्टर से पूछा, भैरवपुर कितनी दूर है अब? अभी 2 घंटे और लगेंगे, रास्ता खराब है आगे। वो सही कह रहा था। कस्बे के बाद सड़क कच्ची हो गई। बस हर 5 मिनट में हिचकोले खाती। मेरा सिर छत से टकराने लगा। बाकी यात्री शांत थे, जैसे यह उनकी दैनिक दिनचर्या हो। सूरज पश्चिम की तरफ ढलने लगा। रेत की जगह अब पथरीली जमीन आने लगी। कहीं कहीं छोटे छोटे पहाड़। रास्ता और भी संकरा होता गया। शाम के 5:30 बजे होंगे जब बस एक मोड़ पर रुकी। कंडक्टर ने आवाज लगाई, भैरवपुर। मैं उठा। बस में सिर्फ मैं ही उतर रहा था। मैंने अपना बैग उठाया और नीचे कूद गया। बस तुरंत वापस मुड़ी और चली गई, मानो वहां एक पल भी ज्यादा रुकना नहीं चाहती थी। मैं अकेला खड़ा था। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ हवा की सरसराहट। सामने एक कच्चा रास्ता था जो पहाड़ियों के बीच से गुजरता था। दूर, बहुत दूर, मुझे कुछ झोपड़ियों की छतें दिखीं। भैरवपुर। मैंने गहरी सांस ली और चलना शुरू किया। रास्ता पथरीला था और मेरे स्नीकर्स के लिए मुश्किल, लेकिन कोई विकल्प नहीं था। बैग कंधे पर लटका, मैं आगे बढ़ता गया। जैसे जैसे मैं गांव के करीब पहुंचा, मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी। हवा ठंडी थी, हालांकि अगस्त का महीना था। एक अजीब सी गंध थी, जैसे गीली मिट्टी और जलती हुई लकड़ी का मिश्रण। गांव का प्रवेश द्वार एक टूटा हुआ पत्थर का तोरण था। उस पर कुछ लिखा था, लेकिन धुंधला हो चुका था। मैं अंदर दाखिल हुआ। भैरवपुर छोटा गांव था। करीब 150 से 200 घर होंगे। सब पुराने पत्थर के मकान, संकरी गलियां, दीवारों पर काई जमी थी। लोग दिख रहे थे, लेकिन कोई भी मुझसे नजरें नहीं मिला रहा था। सब अपने काम में व्यस्त थे या अनदेखा कर रहे थे। मैं मुख्य चौक की तरफ बढ़ा। वहां एक पुराना मंदिर था। मंदिर के सामने एक पीपल का पेड़ और उसके नीचे कुछ बुजुर्ग बैठे थे। मैं उनके पास गया। नमस्ते, मैंने कहा। सबने मेरी तरफ देखा। उनके चेहरों पर कोई भाव नहीं था, न खुशी न नाराजगी, बस एक खालीपन। मैं विक्रम शर्मा हूं, यहाँ के स्कूल में नया शिक्षक। मुझे सरपंच जी से मिलना है। एक बुजुर्ग व्यक्ति धीरे से उठे, लंबे सफेद दाढ़ी और गहरी आंखें। मैं राम सिंह राठौड़ हूं, इस गांव का सरपंच। आपका स्वागत है। उनकी आवाज गंभीर थी, लेकिन स्वागत में कोई गर्मजोशी नहीं थी। आइए, मैं आपको आपका घर दिखाता हूं। वो आगे चलने लगे, मैं पीछे पीछे। हम गांव की गलियों से होते हुए एक छोटे से मकान के सामने पहुंचे। यह गांव के किनारे पर था, बाकी घरों से थोड़ा अलग। यह रहा आपका मकान, सरपंच ने कहा। पुराना है लेकिन साफ सुथरा है। रसोई, एक कमरा और बाथरूम। बिजली भी है, लेकिन कभी कभी चली जाती है। मैंने अंदर झांका। सचमुच साफ था। एक चारपाई, एक मेज, कुर्सी, रसोई में चूल्हा और कुछ बर्तन। धन्यवाद सरपंच जी, ये ठीक है। कल सुबह स्कूल चलिएगा, मैं आपको सब कुछ दिखा दूंगा। अभी आराम करिए। वो जाने लगे, लेकिन फिर रुक गए। एक बात विक्रम जी, यहाँ गांव में कुछ नियम हैं। शाम 6 बजे के बाद घर से बाहर मत निकलिएगा, समझे? मुझे अजीब लगा, लेकिन क्यों? बस नियम है, सबकी भलाई के लिए। उनकी आवाज में एक सख्ती थी। ठीक है, मैंने कहा, हालांकि मुझे यह बेतुकी बात लगी। सरपंच चले गए। मैं अकेला रह गया। मैंने अपना बैग अंदर रखा और बाहर आकर गांव को देखने लगा। सूरज ढल चुका था। आसमान में लाली फैल रही थी। गांव में हलचल बढ़ गई थी। लोग तेजी से अपने घरों की तरफ जा रहे थे। जानवरों को बांध रहे थे। दरवाजे बंद हो रहे थे। मंदिर की घंटी बजी 6 बजे और अचानक सन्नाटा। पूरा गांव शांत हो गया, एकदम जैसे किसी ने आवाज का बटन बंद कर दिया हो। मुझे अजीब लगा। मैं अपने मकान के सामने खड़ा था और चारों तरफ देख रहा था। एक भी इंसान बाहर नहीं। हर घर के दरवाजे बंद। कुछ घरों की खिड़कियों से मध्यम रोशनी आ रही थी। हवा ठंडी हो गई। मुझे कपकपी छूटने लगी। मैंने अपनी जैकेट पहनी और अंदर आ गया। कमरे में एक बल्ब जल रहा था। मैंने अपना सामान खोला। खाने के लिए माँ ने पराठे और अचार दिए थे। मैंने खाया, लेकिन भूख नहीं थी। मन अशांत था। मैंने अपना मोबाइल निकाला। कोई नेटवर्क नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं बाहर गया, इधर उधर घूमा, कहीं भी नहीं। बढ़िया, मैंने सोचा।
20वीं सदी में एक गांव जहां मोबाइल नेटवर्क नहीं। मैं वापस अंदर आया। रात के 9 बज चुके थे। मैं चारपाई पर लेट गया। थकान तो थी लेकिन नींद नहीं आ रही थी। तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी, धीमी सी, दूर से, जैसे कोई रो रहा हो। मैं उठ बैठा, ध्यान से सुना। हाँ, कोई रो रहा था, एक औरत, दर्द भरी आवाज। मैं खिड़की के पास गया और बाहर झांका। अंधेरा था। गांव में बिजली के खंभे थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर बंद। सिर्फ दूर मंदिर के पास एक ही जल रहा था। रोने की आवाज अब और साफ थी। वो मंदिर की तरफ से आ रही थी। मेरे मन में जिज्ञासा जगी, कौन रो रहा है, क्यों? मैंने दरवाजा खोला। बाहर सन्नाटा, ठंडी हवा का झोंका। मैं बाहर निकला। सड़क पर कोई नहीं था। मैं धीरे धीरे मंदिर की तरफ चलने लगा। मेरे कदमों की आवाज गूंज रही थी। जैसे जैसे मैं मंदिर के पास पहुंचा, रोने की आवाज तेज होती गई, बहुत दर्दनाक, जैसे किसी को असहनीय पीड़ा हो। मंदिर का दरवाजा खुला था। अंदर एक दिया जल रहा था। मैं अंदर गया। मंदिर छोटा था। बीच में भगवान भैरव की मूर्ति, काले पत्थर की, लेकिन वहां कोई नहीं था। रोने की आवाज बंद हो गई थी। कोई है? मैंने पुकारा। मेरी आवाज गूंजी, लेकिन जवाब नहीं आया। मुझे अजीब लगा। मैं वापस मुड़ा और तभी दिया बुझ गया, अचानक, बिना किसी हवा के। अंधेरा, पूर्ण अंधेरा। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और मेरे ठीक सामने दीवार पर एक छाया थी, लेकिन मेरे पीछे कोई नहीं था। छाया हिल रही थी, धीरे धीरे, जैसे कोई नाच रहा हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं पीछे मुड़ा, कोई नहीं। फिर से दीवार पर देखा, छाया अब भी थी। कौन है? मेरी आवाज कांप रही थी। छाया रुक गई एकदम और फिर धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ी। मैंने भागना शुरू किया। मंदिर से बाहर निकला। सड़क पर मेरे पैर लड़खड़ा रहे थे। दिल धड़कन इतनी तेज कि कानों में गूंज रही थी। मैं अपने घर तक भागा, अंदर घुसा, दरवाजा बंद किया, सांवल लगाई। मैं फर्श पर बैठ गया, पसीने से तरबतर। क्या था वो? मैं खुद से पूछ रहा था। बाहर से फिर वो आवाज आई, रोने की, लेकिन अब वो हंसी में बदल रही थी। एक डरावनी, कर्कश हंसी। मैंने कानों पर हाथ रख लिए, आंखें बंद कर ली। ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। लेकिन हंसी जारी थी। पूरी रात सुबह की धूप मेरे चेहरे पर पड़ी तो मेरी आंख खुली। मैं फर्श पर ही सो गया था। शरीर में दर्द था और सिर भारी। मैं उठा और खिड़की से बाहर देखा। गांव सामान्य दिख रहा था। लोग बाहर निकल रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, महिलाएं पानी भर रही थीं, जैसे कल रात कुछ हुआ ही नहीं था। क्या मुझे सपना आया था? मैंने सोचा, लेकिन नहीं, वो इतना असली था। वो छाया, वो हंसी। मैंने खुद को संभाला, नहा धोकर तैयार हुआ। आज पहला दिन था स्कूल में। अच्छी शुरुआत करनी थी। बाहर निकला तो सरपंच जी इंतजार कर रहे थे। सुप्रभात विक्रम जी, कैसी रही रात? मैं क्या कहता कि मैंने एक छाया देखी और पूरी रात डर से कांपता रहा। ठीक थी, मैंने झूठ बोला। सरपंच जी ने मेरी आंखों में देखा, जैसे वो जानते हों। चलिए स्कूल चलते हैं। स्कूल गांव के दूसरी तरफ था। एक पुरानी इमारत, 2 कमरे, एक छोटा सा मैदान। दीवारों पर पेंट उतर रहा था। अंदर करीब 40 से 45 बच्चे थे, उम्र 6 से 12 साल के बीच। सब एक ही कमरे में बैठे थे। एक और शिक्षक थे, गोपाल जी, 55 साल के करीब, दुबले पतले। यह रहे विक्रम जी, नए शिक्षक, सरपंच ने परिचय कराया। गोपाल जी ने मुझसे हाथ मिलाया। उनकी पकड़ कमजोर थी। स्वागत है विक्रम जी, यहां आपका काम आसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप नियम माने तो सब ठीक रहेगा। फिर वही बात, नियम। सरपंच जी चले गए। मैं बच्चों को पढ़ाने लगा। वो सब शांत थे, अनुशासित, लेकिन उनकी आंखों में एक खालीपन था, जैसे उन्हें कोई डर सता रहा हो। दोपहर को छुट्टी हुई। बच्चे चले गए। मैं और गोपाल जी बाहर बैठे चाय पी रहे थे। गोपाल जी, मुझे कुछ पूछना है। पूछिए। कल रात मैंने मंदिर में कुछ अजीब देखा। गोपाल जी का चेहरा सख्त हो गया। आप बाहर गए थे रात में? हाँ, लेकिन विक्रम जी, ये बहुत बड़ी गलती थी। उनकी आवाज में घबराहट थी। दोबारा ऐसा मत करना। कभी नहीं। लेकिन क्यों? क्या है यहां? गोपाल जी ने चारों तरफ देखा, फिर धीमी आवाज में बोले, यह गांव श्रापित है विक्रम जी। यहां एक चीज है जो रात में बाहर निकलती है। अगर किसी ने उसे देख लिया तो क्या? तो वो बच नहीं सकता। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई।
लेकिन वो क्या है, उसे कोई नहीं जानता। जिसने देखा वो जिंदा नहीं रहा बताने के लिए। बस इतना पता है कि हर महीने की 14 की रात वो सबसे भयानक होती है। उस रात पूरा गांव अपने घरों में छुप जाता है और अगले दिन अगर किसी ने नियम तोड़ा हो तो उसकी लाश मिलती है। लाश? कैसी लाश? गोपाल जी की आंखें नम हो गईं। मैंने देखा है विक्रम जी, 3 साल पहले मेरा भतीजा वो शहर से आया था। उसने हमारी बात नहीं मानी, 14 की रात को बाहर निकल गया। सुबह हमें उसकी लाश मंदिर के पास मिली। उसके शरीर में खून की एक बूंद नहीं थी, बिल्कुल सूखा। चेहरे पर ऐसी दहशत जैसे उसने कोई भयानक चीज देखी हो। मेरे होश उड़ गए। और पुलिस यहां नहीं आती। ये गांव भुला दिया गया है सरकार ने। हम यहां अकेले हैं उस चीज के साथ। मैं कुछ नहीं बोल पाया। गोपाल जी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। विक्रम जी, अगर जिंदा रहना है तो नियम मानना। शाम 6 बजे के बाद घर से बाहर मत निकलना। दरवाजा अच्छे से बंद करना। और सबसे जरूरी, 14 की रात को बिल्कुल भी बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी सुनाई दे। मैं सन्न था। ये क्या हो रहा था? मैं 21वीं सदी में जी रहा हूं या मध्य युग में? शाम को मैं अपने घर वापस आया। मन भारी था। मैंने खाना बनाया लेकिन खा नहीं पाया। शाम 6 बजे मंदिर की घंटी बजी। मैंने दरवाजा बंद किया, सांवल लगाई, खिड़की से बाहर देखा। फिर वही सन्नाटा। मैं चारपाई पर बैठ गया, लैपटॉप खोला। कुछ पुरानी फिल्में डाउनलोड थीं। देखने की कोशिश की लेकिन ध्यान नहीं लग रहा था। रात 9 बजे फिर वही आवाज, रोने की। लेकिन इस बार मैंने खिड़की नहीं खोली, दरवाजा नहीं खोला, बस अपने कानों पर हाथ रख लिए। रोना हंसी में बदल गया, फिर चीख में, फिर एक अजीब सी आवाज, जैसे कोई खुरच रहा हो दरवाजे को। मैंने आंखें बंद कर ली। यह असली नहीं है, यह असली नहीं है। लेकिन खुरचने की आवाज तेज होती गई और फिर एक आवाज मेरे कान के बिल्कुल पास। विक्रम, मेरा नाम। किसी ने मेरा नाम लिया। एक औरत की आवाज, मीठी लेकिन खोखली। विक्रम, दरवाजा खोलो। मैं कांप रहा था, पसीना छूट रहा था। विक्रम, मुझे अंदर आने दो प्लीज। आवाज अब रोने जैसी हो गई। मुझे ठंड लग रही है। विक्रम, दरवाजा खोलो। मेरा हाथ दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैं खड़ा हो गया, लेकिन तभी गोपाल जी की बात याद आई। चाहे कुछ भी सुनाई दे। मैंने अपना हाथ वापस खींचा। नहीं, मैं चिल्लाया, तुम जो भी हो दूर रहो। आवाज बंद हो गई। कुछ देर सन्नाटा, फिर एक भयानक चीख, इतनी तेज, इतनी दर्दनाक कि मेरे कान फटने लगे। फिर खामोशी। मैं फर्श पर गिर पड़ा, डर से, असहायता से। मैं यहां से निकलना चाहता हूं, मुझे यहां से जाना है, लेकिन कैसे? अगली बस 3 दिन बाद आएगी और वो भी सिर्फ शनिवार को। मुझे यहां रहना होगा, इस नरक में। अगले कुछ दिन किसी तरह बीते। मैं स्कूल जाता, बच्चों को पढ़ाता और शाम होते ही घर में बंद हो जाता। हर रात वो आवाजें आती, कभी रोना, कभी हंसी, कभी खुरचना। लेकिन मैंने दरवाजा नहीं खोला। धीरे धीरे मुझे गांव के बारे में और पता चलने लगा। यहाँ के लोग बाहर की दुनिया से कट गए थे। कोई मोबाइल नहीं, इंटरनेट नहीं, टीवी नहीं, सिर्फ रेडियो था कुछ घरों में, वो भी पुराने मॉडल के। गांव में कुल 187 लोग थे। सब एक दूसरे को जानते थे, लेकिन कोई भी खुलकर बात नहीं करता था। सब डरे हुए थे। मैंने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से मिलने की कोशिश की, धन्नू काका, 82 साल के। लेकिन जब मैंने उनसे गांव के इतिहास के बारे में पूछा तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बेटा, कुछ चीजें जाननी नहीं चाहिए, बस जी लो, नियम मानो। एक दिन स्कूल में एक छोटी लड़की पार्वती मेरे पास आई। मास्टर जी, आप शहर से आए हो? हाँ बेटा। वहां डर नहीं लगता? अजीब सवाल था। नहीं बेटा, वहां ऐसा कुछ नहीं है जैसा यहां है। उसकी आंखें चमक उठी। मैं भी वहां जाना चाहती हूँ, इस गांव से दूर, बहुत दूर। क्यों बेटा? वो रोने लगी। मैं डरती हूँ मास्टर जी, हर रात वो आवाजें, वो चीजें। मैं डरती हूँ कि एक दिन वो हमें भी ले जाएगी। मेरा दिल भर आया। इतनी छोटी बच्ची और इतना डर। किसे ले जाएगी? उसे, उसने फुसफुसाते हुए कहा। 14 वाली डाकिनी। डाकिनी, ये शब्द मैंने पहली बार सुना। डाकिनी कौन है? लेकिन तभी गोपाल जी ने पार्वती को दूर बुलाया।